दोस्तों जब भी स्टूडेंट पहली बार यूपीएससी ईपीएफओ के बारे में सुनता है तो उसके मन में यही सवाल आता है कि सर क्या मैं एपीएफसी ईओ एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं, क्या मैं दोनों एग्जाम दे सकता हूं या फिर कोई एक एग्जाम दे सकता हूं। इन एग्जाम्स में कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं कर रखी है। क्या इन एग्जाम्स में एलिजिबल होने के लिए मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग वो इस 10 मिनट की वीडियो में रिजॉल्व होने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एलिजिबिलिटी के बारे में डाउट रखते हैं, जिनको कोई डाउट नहीं है वो वीडियो अवॉइड कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एक ही जगह पे चाहते हैं, तो हमने आपके लिए 10 आवर का ट्रायल पैक लॉन्च कर रखा है, जहां पर ना सिर्फ आपको एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिलेगी, मोटिवेशन भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, बल्कि उसके साथ साथ आप लोगों को हमारे मेन कोर्स के डेमो लेसन्स भी मिलेंगे, जिनके थ्रू आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि भाई आपको हमारे मेन कोर्स में एनरोल करना है या नहीं करना है। तो सिर्फ ट्रायल पैक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और सिर्फ ₹1 में आप ट्रायल पैक में एनरोल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक की कि एलिजिबिलिटी क्या है एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की। दोस्तों इन दोनों एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी में काफी सिमिलरिटीज हैं और कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं, तो मैं आपको डिफरेंसेस भी क्लियर करता चलूंगा। और अब हम जब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो जनरली एग्जाम की जब हम एलिजिबिलिटी की डिस्कशन करते हैं तो वो 2 पॉइंट्स पे होते हैं कि भाई एज लिमिट क्या है, और दूसरी डिस्कशन होती है कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो यहां पर हम इन दोनों ही पॉइंट्स पे इन एग्जाम्स की एलिजिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक खुशखबरी जरूर देना चाहूंगा कि भाई इन एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए, इन एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आप लोगों को कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता। आप लोगों के लिए वर्क एक्सपीरियंस की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं अगर आपने इन एग्जाम्स का फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एज एलिजिबिलिटी से कि भाई एज एलिजिबिलिटी क्या है एपीएफसी और ईओ एग्जाम की। हम दोनों ही एग्जाम्स को पैरेलली लेके चलेंगे और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स की, और उसके बाद हम बाकी कैटेगरीज को धीरे धीरे 1 बाय 1 कवर करेंगे। दोस्तों जब हम एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं, तो एज लिमिट 2 तरह की होती है कि भाई मिनिमम एज लिमिट क्या है और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है फॉर्म फिल करने की। तो अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो एग्जाम है एपीएफओ का, यहां पर कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है कि भाई आप लोग 16 के, 17 के, 18 के, 21 के होने चाहिए, ऐसा कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। तो यहां पर आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी है अपनी मिनिमम एज लिमिट की जब आप एपीएफसी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। बट दोस्तों यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन कर रखे हैं, और हम जनरल कैटेगरी की भी बात कर रहे हैं, आप ध्यान से यह नोट कर लीजिएगा, इनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 मेंशन कर रखी है अगर आपने एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मतलब अगर आप 35 के नहीं हुए हो तो आप एपीएफसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। खुशी की बात, काफी बड़ी एज लिमिट है। यूपीएससी सीएससी की 32 एज लिमिट है, बहुत सारे कंपीटिटिव एग्जाम्स की एज लिमिट 30 होती है। तो यहां पर आप लोगों को बियॉन्ड यूपीएससी लिमिट जाके एग्जाम अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान आनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं ईओ की बात करूं तो ईओ में भी कोई मिनिमम एज लिमिट मेंशन नहीं कर रखी है, जस्ट लाइक एपीएफसी। बट यहां पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आप ध्यान से नोट करिएगा, ये एपीएफसी की एज लिमिट से 5 साल कम है। यहां पर 30 की एज तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों डिफरेंसेस क्यों है कि भाई ये लोअर पोस्ट है, लेवल 8 पोस्ट है, और ये हायर पोस्ट है, लेवल 10 पोस्ट है, तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर 5 साल का एज डिफरेंस है मैक्सिमम एज लिमिट में फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब आप एज लिमिट देख रहे होंगे तो आपके मन में 3 सवाल आ रहे होंगे कि सर यहां पर अगर मैं 30 से छोटा हूं तो क्या होगा, अगर मैं 30 से 35 के बीच में हूं तो क्या होगा, और अगर मैं 35 से ज्यादा हूं तो क्या होगा। तो आप ध्यान से नोट करिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आपकी एज 35 से ज्यादा हो चुकी है और आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, तो ना तो आप एपीएफसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और ना ही आप ईओ के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आप एपीएफसी की भी मैक्सिमम एज लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और आप ईओ की मैक्सिमम एज लिमिट तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अगर आपकी एज 30 से लेकर 35 के बीच में है तो इस केस में मेरे भाइयों आप एपीएफसी के लिए अप्लाई कर पाओगे, लेकिन आप ईओ के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी जो एज है वो ईओ की एज लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। अगर मैं बात करूं एज इज लेस देन 30, तो यहां पर आप लोग एपीएफसी के लिए भी अप्लाई कर पाओगे और आप लोग ईओ के लिए भी अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि इस केस में आपकी जो एज है वो अभी ईपीएफओ ईओ की मैक्सिमम एज लिमिट को क्रॉस नहीं कर चुकी है, तो आप इसलिए दोनों एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन आता है कि सर हमारी जो एज है वो 35 क्रॉस कर चुकी है या 30 क्रॉस कर चुकी है, ये किस डेट से कैलकुलेट होगी। तो यहां पर जनरली काफी बच्चे अजम्पशन लगा लेते हैं कि भाई ये डेट 1 अगस्त होगी, क्योंकि यूपीएससी सीएससी एग्जाम में 1 अगस्त को जो है क्राइटेरिया माना गया है एज कैलकुलेट करने के लिए। बट दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप बात करें एपीएफसी एग्जाम की, यहां पर जो कट ऑफ डेट है वो नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखी है कि भाई जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उस डेट पर कैलकुलेट किया जाएगा कि भाई आप 35 के हो चुके हो या 30 के हो चुके हो या किस एज लिमिट के आप हो। अब दोस्तों ये क्या है समझिए ध्यान से कि लास्ट टाइम 25 फरवरी 2023 को एग्जाम की नोटिफिकेशन आई थी और 17 मार्च 2023 वाज द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म।
तो 17 मार्च को ये चेक किया जाना था कि भाई आप इनमें से किस 3 कैटेगरी में से बिलोंग करते हो। तो 17 मार्च 2023 वॉज द कट ऑफ डेट फॉर डिसाइडिंग योर एज। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी वाइज। तो यहां पर मैंने एक चार्ट बना रखा है आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि भाई आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से, ओबीसी क्लासेस से अगर बिलोंग करते हो तो आपकी एज रिलैक्सेशन है 3 इयर्स ओवर दी मैक्सिमम एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी की एपीएफसी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या थी? 35। तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिले तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट एपीएफसी के लिए अप्लाई करने के लिए 38 ईयर होनी चाहिए और ईओ के लिए अप्लाई करने के लिए 33 होनी चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहां पर 40 फॉर एपीएफसी एंड 35 फॉर ईओ, क्योंकि आपकी रिलैक्सेशन 5 ईयर है। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपकी डिसेबिलिटी ग्रेटर देन 40% है तो आपको 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। तो यहां पर आपकी एपीएफसी के लिए मैक्सिमम लिमिट 45 ईयर है और ईओ के लिए मैक्सिमम लिमिट 40 ईयर है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कमीशनड ऑफिसर थे, ईपीएफओ के एम्प्लॉय हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, तो इन केसेस में भी आपकी जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर की है। तो आपको यहां पर 40 फॉर एपीएफसी एंड 35 ईयर्स तक फॉर ईओ अप्लाई करने का मौका मिलता है। अगेन इसके बारे में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर नोटिफिकेशन में मेंशन भी कर रखा है कि भाई एक्स सर्विसमैन आपके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई आप लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस में जो है नॉट लेस देन 6 मंथ आफ्टर री अटेस्टेशन काम किया हो, ये आपको जरूरी है, तभी आपको जो है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और जो SC/ST हैं अगेन उनके लिए जो है एज लिमिट की जो रिलैक्सेशन वो 5 ईयर है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बात करूं तो 10 ईयर की रिलैक्सेशन है, लेकिन यहां पर रिलैक्सेशन उन्हीं के लिए जिनके पास लगभग 40% की जो है डिसेबिलिटी कैटेगरी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो है 5 साल की रिलैक्सेशन है, बट यहां पर कंडीशन क्या है कि भाई 3 ईयर की कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, तभी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। क्लैरिटी है, कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों जब मैं एजुकेशन की बात करता हूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट क्या है, ध्यान से नोट करिएगा कि भाई आप लोगों को अगर एपीएफसी में अप्लाई करना है या फिर ईओ में अप्लाई करना है तो दोनों ही केसों में जो इसेंशियल मतलब मस्ट क्वालिफिकेशन है, जो तो होनी ही होनी चाहिए अगर आपने इस एग्जाम में फॉर्म फिल करना है, वो है ग्रेजुएशन। एपीएफसी में भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है और ईओ में भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। मतलब अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं और आपकी एज लिमिट 30 से कम है तो आप एपीएफसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आप ईओ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन इज द मेन क्राइटेरिया और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। ये आपको कोई डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों क्वेश्चन बच्चों का पक्का आता है कि सर ग्रेजुएशन में किस फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कितने मार्क्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए, क्या डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों कितने भी मार्क्स से ग्रेजुएशन क्यों ना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40% वाला भी अप्लाई कर सकता है, 60% वाला भी अप्लाई कर सकता है, 90% वाला भी अप्लाई कर सकता है। आपकी बीए में ग्रेजुएशन है, आपकी बीएससी में है, बीकॉम है, बीटेक है, बीबीए है, किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन क्यों ना हो, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो यू कैन अप्लाई फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। कोई डाउट वहां पर मत रखिएगा। आपने डिस्टेंस लर्निंग से करी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप रेगुलरली जो है कॉलेज जाके जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर कोई भी ऐसी सब क्राइटेरिया यहां पर मेंशन नहीं करी गई है नोटिफिकेशन में जो आपको बाउंड करे या फिर आपको हटाए फॉर अप्लाइंग फॉर एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर एपीएफसी के केस में ना इन्होंने एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का जो है मसाला डाल दिया है और काफी बच्चों के डिजायरेबल क्वालिफिकेशन परेशान करती है। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या होती है कि भाई अगर ये क्वालिफिकेशन है आप लोगों के पास तो आपको मोर डिजायर्ड माना जाएगा, मोर सुटेबल माना जाएगा फॉर द पोस्ट। बट क्या इसका इंपैक्ट है सिलेक्शन में, मैं अभी आपको बताऊंगा आगे वाली स्लाइड पे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या मेंशन करेगी भाई, अगर किसी बच्चे के पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको मोर डिजायर्ड माना जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन तो कर दी है, बट आप लोगों ने समझना है कि आपके मन में फिर भी कुछ डाउट आने वाले हैं। उनका सॉल्यूशन क्या है कि कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? यस ही कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम अगर उसके पास इंटरव्यू से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी होंगे जो वो दिखाएगा ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के साथ, जिसके बेसिस पर उसको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा। कि ग्रेजुएशन थ्रू ओपन लर्निंग और डिस्टेंस एजुकेशन अलाउड? बिल्कुल अलाउड है, कोई इसमें जो है आपको टेंशन नहीं लेने वाली। इज देयर एनी क्राइटेरिया रिगार्डिंग मिनिमम मार्क्स इन ग्रेजुएशन? नहीं, ये भी कोई जो है क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रखा है। आपके कितने भी मार्क्स से ग्रेजुएशन क्यों ना हो, यू कैन अप्लाई फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़े तो अब बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। आप लोगों को मैंने बताया कि भाई डिजायर्ड का मतलब है मोर सुटेबिलिटी, कि भाई आप लोगों को मोर सुटेबल माना जाएगा किस फील्ड में, कि भाई अगर आपके पास डिप्लोमा है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको एपीएफसी एग्जाम के लिए मोर सुटेबल माना जाएगा। अब इसका इंपैक्ट क्या है? तो सर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन का एज सच देयर इज नो इंपैक्ट ऑन योर सिलेक्शन। ट्रस्ट मी, पुराने 2021 में ईओ में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन करी, 23 में हटा दी उन्होंने, और 23 में एपीएफसी में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन थी, बट इसका इंपैक्ट सिलेक्शन में नहीं होता। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्यों मेंशन करी थी कि भाई अगर किसी केस में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम आते हैं एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल अगर इस एग्जाम का फॉर्म निकला और सिर्फ 5000 लोगों ने अप्लाई किया
तो उस केस में यूपीएससी रिक्रूटमेंट टेस्ट के थ्रू शॉर्टलिस्ट नहीं करेगा बच्चे को। यूपीएससी उस केस में देखेगा भाई कितने लोगों के पास डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, सिर्फ उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा और इंटरव्यू को बुला के उनको सिलेक्ट करेगा। अगर ये जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब क्रॉस कर जाते हैं 1 लाख प्लस, तो उस केस में यूपीएससी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को फॉलो नहीं करेगा। उस केस में वो एक रिक्रूटमेंट टेस्ट को फॉलो करेगा फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम। मतलब यहां पर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो सकता है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। बट क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम नहीं होते हैं, पिछली बार 3,60,000 लोगों ने पेपर दिया है एपीएफसी पोस्ट का, 10,47,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है एपीएफसी पोस्ट का, तो उस केस में रिक्रूटमेंट टेस्ट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द सिलेक्शन फॉर द एपीएफसी पोस्ट। तो यहां पर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है तो फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी सिलेक्शन पे। ठीक है, आगे बढ़ें दोस्तों। अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब आपको एलिजिबिलिटी के बारे में जो है क्लैरिटी मिल गई होगी। आप सेल्फ स्टडी की तो तैयारी कर सकते हैं, पूरे चांसेस है सेल्फ स्टडी के थ्रू भी एग्जाम क्वालिफाई करने के। पहले भी काफी बच्चों ने क्वालिफाई किया है। बट अगर आप कोर्स के थ्रू क्वालिफाई करना चाहते हो तो हमने 3 डिफरेंट कोर्सेज आपके लॉन्च किए हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स, जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है, जहां पर हर एक कंपोनेंट को हम एंड टू एंड कवर करवा रहे हैं फॉर ऑल एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम। और यहां पर आप लोगों को सबसे अच्छी बात क्या है कि वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज क्विज देखने को मिलेंगे, वीडियोस देखने को मिलेंगे, डाउनलोडेबल नोट्स देखने को मिलेंगे। सेकंड कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस, जो कि यूपीएससी वाले बच्चों के लिए है, जहां पर हम आपको जीएस एंड क्यूआरई के प्रैक्टिस एमसीक्यूज दे रहे हैं, जो कि आपने ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन में कवर कर लिए हैं। लेकिन जो कंपोनेंट आपने कभी नहीं पढ़े हैं, जैसे अकाउंटेंसी, आयरन एंड लेबर लॉ, उनका यहाँ पे हम कंप्लीट कवरेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज प्लस उन बच्चों के लिए जो कि एक बार तैयारी कर चुके हैं और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन करना चाहते हैं। तो इन कोर्सेज में अगर आपका मन लग रहा है, इनमें आपको आना है, आपने ट्रायल पैक देख लिया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन कोर्सेज में लिंक जो दिया गया है उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज फ्रॉम ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।